नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का होने जा रहा है संग्राम। जी हां, 5वें चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में सियासी चौसर पूरी तरह से सज चुकी है। इस चरण में होने वाली 14 लोकसभा सीटों के चुनाव में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। एक सीट छोड़ दीजिए तो अवध, बुंदेलखंड और प्रयागराज क्षेत्र की इन 14 सीटों में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हालांकि जो माहौल 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है, वो कभी विपक्ष के लिए इन सभी 14 सीटों पर 2014 से पहले हुआ करता था। यही वजह है कि 20 मई को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष भी इन सीटों पर अपने पुराने इतिहास को दोहराने की कवायद में लगा हुआ है। 20 मई को उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान होगा, उनमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी के साथ ही फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा भी शामिल हैं। इनमें रायबरेली ही एकमात्र सीट है जो 2019 में बीजेपी नहीं जीत सकी थी। इस चरण की चर्चित सीट की बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले एक बार वो 2009 में गाजियाबाद सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ सीट पर उनका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बहुजन समाज पार्टी के सरवर मलिक से है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। वो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर राहुल की जगह किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। राहुल गांधी 5वें चरण में रायबरेली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में वायनाड के अलावा रायबरेली से भी पर्चा भरा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद देखना ही है कि क्या वो रायबरेली सीट से चुनाव जीत पाते हैं। केसरगंज उत्तर प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट। यहां मौजूदा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को विवादों के चलते बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके ही बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। करण का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बसपा के प्रत्याशी नरेंद्र पांडे से है। इन सीटों के अलावा अन्य सीट भी कम दिलचस्प नहीं है। विपक्ष के पास खोने को केवल रायबरेली है, लेकिन भाजपा के सामने 2019 दोहराने की चुनौती है। तो आज इन्हीं सीटों को यानी 5वें चरण को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बयानात भी हैं कई सारे और कुछ राजनीतिक टिप्पणियां जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात, चर्चा आगे करेंगे। एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी। वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा। और फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए, 50 नए, 70,000 नए, 80 नए, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं और जनमुद्दों को लेकर के संघर्ष करते हैं और संघर्षों के दौरान 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से रिहा किया गया है। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में आते नहीं हैं। 5 साल में नामांकन करने आते हैं। जनता ने मन बना लिया है, इस बार परिवर्तन और बदलाव होगा और हम भाजपा के सांसद को लाखों वोटों से चुनाव हराने जा रहे हैं। चारों ओर पहले से इस बात के लिए आश्वस्त है कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो परिणाम के फलस्वरूप अभी से आश्वस्त है कि जीतेंगे तो आएंगे तो। और इसका कारण है, यही कारण है कि हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है। वह नारा है कि फिर एक बार।
तो इस इलेक्शन को या फिर इस फेस को आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से वीवीआईपी सीटों पर महासंग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि 5 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं, जिनमें स्मृति ईरानी जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। और देखा जाए तो बयानबाजियों का दौर भी इस बार देखा। केजरीवाल जी आए, उन्होंने भी कई बातें रखी जिसमें मुख्यमंत्री बदल जाएगा। योगी जी के लिए वो कह रहे थे, पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे। इस बीच एपिसोड हुआ जिसमें टकाटक वाले बयान भी सामने आए और इसी के साथ राजा भैया का एपिसोड भी चला। कई सारे बयानात, लेकिन इस समर में, इस 5th फेस में मुकाबला कितना दमदार है और किस में कितना दम है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समीकरणों को साधते हुए चुनावी मैदान में प्रत्याशी तो हैं, लेकिन जनता इन समीकरणों में आने वाली है या उन्हें साधते हुए समीकरण फिट बैठ रहे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्वागत सर। रोहन सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका भी। चंचल यादव सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करती हूं आपका सर। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। 5वें चरण का ये रण, वीवीआईपी सीट जिन पर है दिग्गज मैदान में, सब पर नजर और पूरा दमखम लगा दिया है दलों ने इस चरण में। उत्तर प्रदेश में भी रस्तोगी साहब, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन और उस बीच टकाटक वाले बयान का सामने आना और फिर मुख्यमंत्री बदल देंगे वाला बयान भी सामने आना, वहां से स्वाति मालीवाल की भी एंट्री हो गई, केजरीवाल को ले आए शायद, उसके बाद अब सर पर हाथ रख कर बैठे हैं सपाई कि शायद दूरी बनाई होती तो अच्छा होता, क्योंकि महिलाओं वाले मुद्दे में केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या आकलन इस 5वें चरण की 14 सीटों को लेकर रस्तोगी साहब? रस्तोगी जी को आवाज मिल रही है हमारी? उनको हमारी ऑडियो नहीं जा रही, हम चेक कर लेते हैं। मैडम मैं बोल देता हूं उनकी जगह पे, मुझे समझ दीजिए। वेरी एनर्जेटिक सर, कहिए। बीजेपी वालों की बोलती बंद हो गई है जी, बताइए। कहिए चंचल जी, कहिए। देखिए मैडम, मैं बता दूं, टक वाला जो बयान है मोदी जी का, हाँ। उनके साथी पहले विदेश भाग चुके हैं, पहले अपने साथियों को उन्होंने पहले सेट कर दिया है, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, अपने ललित भाई। मोदी क्या बोले, हमारे ललित भाई, हमारे नीरव भाई, हमारे मेहुल भाई, वो हमारे बोलते थे तो लोग सोचते थे कि कितना आत्मीय लगाव है। ये 4 जून के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ते सारे जग जाहिर हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं बता दूं कि मैडम, हम लोग गांव घूम रहे हैं, पीडीए का इतना तगड़ा अंडर करंट है उत्तर प्रदेश में कि हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल आने जा रहा है। और बता दूं, उत्तर प्रदेश से शायद ही बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार कर पाए। और ये हालत है, बता दूं कि प्रधानमंत्री जी को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी ये हालत कर दी है देश की जनता ने, उनको आंसू बहाने पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का बयान तो अब कोई गंभीर वाला बयान रहा ही नहीं, उनके बयान इतना, मतलब इनके बयान में कोई वजन नहीं रहा। उन्होंने क्या बयान दिया अभी कि अगर मैंने कभी भी अपने पूरे जीवन में अगर हिंदू मुसलमान किया हो, कोई तुष्टीकरण किया हो, तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। आपको याद होगा ये बयान, उन्होंने एक प्राइवेट एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे हिंदू समाज एक मान्यता है, जब भी हम कभी गंगा मैया के सामने जाते हैं तो लोग कहते हैं बड़े सच्चे मन से कोई जाता है, और गंगा माँ के सामने तो शायद ही कोई झूठ बोलता हो। और हमारे प्रधानमंत्री तो माँ गंगा ने बुलाया था, और उन्होंने उनको बुलाया था कि तुम गंगा के तट पे आके झूठ बोलना। तो प्रधानमंत्री जी ने गंगा के तट पे पहुंच करके वो इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, पूरे देश की जनता को उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा मैडम। और बता रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो गारंटी चिल्ला रहे हो आप, देश की जनता का भरोसा डगमगा गया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी की बोली भी डगमगा गई है। कभी वो बोलते हैं कि भाइयों बहनों, आपकी 2 भैंस है, एक भैंस कांग्रेस छीन करके उनको दे देगी जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं। कभी वो बोलते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। कभी वो बोलते हैं, जबकि हालत यह बता दूं, हम लोग गांव घूम रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि बाबू मंगलसूत्र का बयान जो मोदी जी ने दिया है, शायद ही कोई गरीब महिला मंगलसूत्र आने वाले समय में खरीद पाए। मोदी जी ने ऐसी हालत मिला के खड़ा कर दिया देश को, देश की आवाम को। और मैं बता दूं, नहीं 10 सेकंड मैडम, आपका वर्जन मैडम 10 सेकंड की बात करूंगा मैडम। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ही था कि क्या इस चरण में देख रहे हैं दमदारी से तमाम दलों ने अपने लिए प्रचार प्रसार किया
और बयानबाजियों का भी कोई और छोर नहीं है, कई सारे बयानात निकलकर सामने आए हैं। इस बार आप क्या आकलन कर रहे हैं? 14 में से 14 सीटें इस चरण की जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्लीन स्वीप की बात कर रही है कि जो रायबरेली है उसको भी वो जीतेंगे, पिछली बार रह गई थी। लेकिन इधर विपक्ष का दावा है कि 200 सीटें भी मुश्किल से निकाल रहे हैं। केजरीवाल जी कल 143 का कह गए थे और माफ कीजिए अखिलेश जी 143 का कह गए थे। केजरीवाल जी ने कहा 400 इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। क्या आपका आकलन कह रहा है अवध, प्रयागराज, बुंदेलखंड की इन सीटों को लेकर? पंकज जी देखिए, एक बात तय समझ लीजिए पारुल जी की 2014 का जो इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, उसको दोहराने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और समाजवादी पार्टी जिसने जो एनडीए गठबंधन का मुख्य हिस्सा है, राहुल गांधी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ, और वो 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, उनका सुपड़ा साफ हुआ। उसके बाद वो 17 का विधानसभा चुनाव हारे और 12 से 17 में उनकी विधानसभा में सरकार रही, उसके बावजूद भी वो हारे। और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हारे। उसके बाद क्या नाम है 2022 का जो है विधानसभा चुनाव था वो भी हारे। और 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने जुमलेबाजी की थी। याद करिए कि उन्होंने कहा था 403 विधानसभा के सदन में हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ विपक्ष के लिए 3 सीटें छोड़ी थी। तो इस बार भी वो ऐसे ही कारनामा, ऐसे ही भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। और 14 में से ये मान के चलिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से कड़ी मेहनत की और जिस तरह से जनता को डिलीवर करने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने, तो ये मान के चलिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने, तो ये मान के चलिए जनता जनार्दन है, वो सब देख रही है। और ये मान के चलिए कि इस बार भी जो है 14 में से मैक्सिमम सीटें, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने की पुरजोर संभावना है। हालांकि इसके लिए समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी प्रयासरत हैं, लेकिन जो आधार और जो चीजें जनमानस में देखने को मिल रही है वो तमाम योजनाएं जिनका लाभ जनमानस को मिला है। मेरा तो आकलन यह है कि इस बार के चुनाव में जो पिछले 2019 में 8% मुसलमानों ने वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया था वो बढ़ने जा रहा है। और ये निश्चित मान के चलिए वो जो 3 चरण के चुनाव इसमें वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसमें पूर्वांचल की 41 सीटें हैं और 14 सीटों पर इस समय ये 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ डिलीवर करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश का कार्यकाल लोगों ने देखा है, किस तरह से गुंडागर्दी और किस तरह से अपराध का कारनामा था, दंगे आज हुए, प्रधानमंत्री जी भी बोले ये जनमानस कि राम मंदिर को तोड़ देंगे। ये राम मंदिर का जिक्र भी आज हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि योगी जी से सीखिए कहाँ बुलडोजर चलाना चाहिए, कहाँ नहीं। मैं आ रही हूँ कांग्रेस के पास, रोहन जी लौटूंगी सर, बारी आपकी हो चुकी है, प्लीज वेट कीजिए, नेक्स्ट राउंड में आपके पास भी आ रही है। रोहन जी, आज राहुल जी ने 1 लाख वाली बात कही, महिलाओं को जो 1 लाख गरीब महिलाओं को देने की बात आप कर रहे हैं, और पता चला दिल्ली में आप पार्टी से भी दूरियां बना रहे हैं। साइड इफेक्ट नजर आ रहा है स्वाति मालीवाल वाला, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ से बयान, और फिर अतिशी भी कहती हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, स्वाति मालीवाल FIR में सब कुछ लिखवा देती हैं, और फिर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने के बाद राहुल जी कर देते हैं। इसका फर्क पड़ेगा 5वें चरण में सर? रोहन जी। पारुल जी, आपने स्वाति मालीवाल का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों की आम आदमी पार्टी से दूरी बरतने का आपने अंदेशा और एक तरीके से आरोप लगाया। आप एक बात समझिए, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कम से कम हम लोग कमिटेड है। कितना कमिटेड है पूरा देश देखता है या जान रहा है क्या क्या किया है। और जिस तरह से तेलंगाना में, कर्नाटक में और सारे राज्यों में, दिल्ली जो आज की दिल्ली है, ये दिल्ली कांग्रेस की बनाई हुई है, आप सब लोग जानते हैं। तो कम ज्यादा अपना है, लेकिन जिस तरह से देश की, दुनिया के दूसरे देशों की राजधानियां हैं, वहां की पुलिस है उसी तरह से तैयार किया गया था। एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से डायल 100 और जिस तरह से इतने बड़े स्तर पे पुलिस का मॉडर्नाइजेशन किया, ये आज सामने है। तो सुनिए, बीच में टोकिएगा नहीं। लेकिन कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से या इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों से अपेक्षा करी जाती है कि वो महिला सुरक्षा के वो गोल्डन मानक जो भारतीय जनता पार्टी बता रही है उसको हम लोग पालन करें, जो कि हम करते भी हैं। जो जनता स्वीकार, उस सारे मानकों का हम लोग पालन करते हैं सार्वजनिक व्यवहार में। पर वो भारतीय जनता पार्टी का वो, आप देखें, बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे रेवन्ना हो,
कितने मामले गिनाएंगे? रेवन्ना के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि रेवन्ना जी को पढ़ने वाला एक एक वोट नरेंद्र मोदी के लिए पड़ रहा है। क्या बात करते हैं, ये शर्म बची है। वो चले गए, 21 दिन हो चुका है और उसके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए ना कोई प्रक्रिया हुई ना कुछ हुआ। क्या मतलब अजीब अंधेरगर्दी है और अजीब माहौल बनाने का हुनर देखिए। दूसरा सुनिए, पूरी बात सुनिए पारुल जी। अब रही भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं। कहने को तो नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अडानी का नाम लिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा बोला। कोई अगर प्रधानमंत्री कोई आरे गैर आदमी बोला नहीं, भारत प्रधानमंत्री बोले, वो मंच से बोले, यानी उनको जानकारी थी कि टेम्पो में पैसा जा रहा था। उन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई? सबकी जांचें होती है क्या? उन दोनों लोग क्या गंगा जी से नहा के जाते हैं? क्या है कि उनके जांच नहीं कराई जाती? और दूसरी चीज ये होती है कि जब ये लगाते हैं ना कि हम 400 पार जा रहे हैं, इनकी मंशा है, इसमें कोई शक नहीं है, सबको देश को पता है। आज जयराम रमेश जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ट्वीट है उसकी में, तो ये लिंक साझा किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वेबसाइट पर आरक्षण के संबंधित कुछ विचार है, वो एक पूरे आर्टिकल में है जिसका उन्होंने पूरा स्क्रीन ग्रैब शेयर किया है। तो आप समझिए कि जिस सरकार किस तरफ सोच रही है, किस तरफ काम कर रही है। तो जनता में पिछड़े वर्ग में, कमजोर वर्ग में या हर सवर्ण में भी जिनको अपने बच्चों का भविष्य प्यारा, अपना भविष्य प्यारा है, वो जान चुके भारतीय जनता पार्टी से दूर जाने के वक्त आ गया है। लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि इन तमाम बातों को आप रखिए। रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल हैं, आपराधिक हैं, एडीआर की रिपोर्ट में बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी महिला को पीटा जा रहा है तो वो छुप थोड़ी ना जाएगा, छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। लौट रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, पूरी ताकत लगाई है रायबरेली में और आपका ख्वाब है कि आप 14 की 14 जीतना चाह रहे हो, और ऊपर से समीकरण ये भी कहते हैं कि बीएसपी वोट काटेगी कई जगहों पर आपका, और इसलिए इतना आसान नहीं होगा आपका, इसलिए आपने मिनिस्टर्स भी और वोट बढ़ाने की इस बार भी जिम्मेदारी आप के कंधों पर। इतने सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं आपके 5th फेज में। चंद्रमोहन पांडे चौबे जी, सॉरी जी 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 देखिए, अभी आपने हमारे इंडी गठबंधन के दोनों साथियों को आपने सुना कि किस प्रकार से ये डरे हुए, सहमे हुए हैं कि ये सब सिर्फ इस समय झूठ का और भ्रम का और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। इन लोग किस प्रकार से जो है इतना झूठ बोलते हैं कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जनता जो है, जनता को ये जो है दबा देंगे। अरे जनता को सब पता है, जनता को इनका पूरा इतिहास पता है कि किस प्रकार में जो है इन्होंने संविधान में संशोधन किए और किस प्रकार से संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग, किस प्रकार से संविधान को इन्होंने 42वें संविधान संशोधन के जरिए पूरा संविधान ही लगभग जिसको मिनी संविधान कहा जाने लगा। और ये बात करते हैं पिछड़ों की, यही लोग हैं जिन्होंने जो है पिछड़े वर्ग की जो है जनसंख्या को लेकर या आरक्षण को लेकर संसद में इनके ही स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी ने विरोध किया है। और सुनिए, ये महिलाओं पे क्या बात करेंगे, किस मुंह से बात करेंगे? इन लोग के अंदर निर्लजता नहीं है कि कल ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसमें देश के कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान, जब उनसे पूछा गया कि आपके एक राज्यसभा सांसद, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री के यहाँ एक देश के सब सर्वोच्च सदन की महिला सदस्य, राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल को मारा गया, पीटा गया, गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया। और जब पत्रकारों ने इनसे सवाल जब केजरीवाल जी से पूछा कट्टर बेईमान से, तो इन्होंने माइक किधर कर दिया। अभी हमारे जो सेंटर भैया वो मार इनकी हितों की बात, उनकी हितों की बात कर रहे थे, तो इसी महिला के विषय पर इनके नेता की निर्लजता देखिए, क्या इन्होंने कहा, अरे इसके अलावा देश में और भी विषय है, यानी कि जब आप उनके झूठों का पर्दाफाश करें तब कहे कि ये उधर जाए और उधर जाए। और देखिए, क्योंकि अब 5वें चरण की 14 सीटों पर हम बात कर रहे हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोपों से थोड़े समीकरणों पर भी मैं सवाल कर लूं, क्योंकि बयानबाजी तो हम हमेशा कर ही रहे हैं। शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए, अगला सवाल लेकर जाऊंगी फिर मैं। जी जी पारुल जी, देश को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है,
देश को भारतीय जनता पार्टी के जो है मैनिफेस्टो पर भी विश्वास है। क्योंकि देखिए अभी यही लोग, अभी यही चंचल भाई, यही रोहन जी अभी राशन को लेकर क्या कहते थे, मैं लोगों का कितना अपमानित लोगों का करते थे कि राशन बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आंकड़ा बढ़ा दिया, आपसे ज्यादा देने का दावा कर दिया। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ रस्तोगी साहब आपके पास। रस्तोगी साहब, अगर मैं देखूं मोहनलालगंज, अमेठी, फैजाबाद, बांदा, कौशाम्बी जहां बहुत ज्यादा बड़ी लीड के साथ बीजेपी नहीं जीती थी पिछली बार, लेकिन सपा अपना 2009 का परफॉर्मेंस दोहराना चाहती है। 38,000 के करीब की लीड थी जीतने के लिए, और यहाँ राजा भैया फैक्टर भी बता रहा है कि परेशानी खड़ी कर सकते हैं, वो बीजेपी के लिए वोट काट सकते हैं अगर वाकई जो प्रभाव की बात उनकी कही जा रही है 2 सीटों पर, जिसमें कुंडा और बाबगंज है। आपको क्या लगता है कि जिस मार्जिन की बात यहाँ पर है, यहाँ मेहनत बीजेपी को और भी ज्यादा करनी पड़ी, और उसके बाद मेहनत करने के बाद आज की तारीख में आपका विश्लेषण क्या कि यहाँ से कितनी लीड से चुनाव जीतने वाली है या नहीं जीतेगी बीजेपी? मैं कौशाम्बी, बांदा, फैजाबाद, अमेठी, मोहनलालगंज की बात कर रही हूँ। सबसे पहले कौशाम्बी रख देती हूँ आपके सामने। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 61% वोट मिले थे। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो डिलीवर करने का काम किया, 60 साल में कांग्रेस ने कोई ऐसा मॉडल नहीं पेश किया, और 10 साल में जो मोदी ने डिलीवर करने का काम किया, जनमानस उसको देख रहा है और उसको देख के वोटिंग करेगा और उसको देख के वोट कर भी रहा है। और राशन की जहां तक बात है, जब 4 चरणों के चुनाव बीत गए तब कांग्रेस को याद आ रही है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम 10 किलो राशन, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेफनी प्रवक्ता हैं क्या? 4 चरणों के चुनाव हो गए तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको पहले ही बोलना चाहिए था। और सीधी सी बात है कि देखिए, महिलाओं का एक बहुत बड़ा जनाधार है, और महिला सशक्तिकरण की ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश जहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती हैं योगी हो, जिस तरह का मॉडल प्रस्तुत किया है, देश में 97 करोड़ वोटर में 45 करोड़ महिलाएं, थोड़ा शॉर्ट में आप करना पड़ेगा हमें बात, फैक्टर को भी आपको देखना चाहिए। वो महिलाएं बीजेपी का एक सॉलिड वोट बैंक है। बारी बारी से आ रही हूँ, रुक जाइए रस्तोगी साहब, लंबा हो जाएगा। कर्म करिए कि जिस तरह से ठीक है सर, खाली में घटना हुई, चंचल जी अपनी बात रखिए, समय कम है। रस्तोगी साहब रुकना होगा रस्तोगी साहब, रुकना होगा। ठीक है चंचल जी, 30 सेकंड्स। लीजिए, पहले ये बताइए कि बीजेपी के 2 प्रवक्ता साथी बैठे हैं क्या आज? अपनी बात रखिए सर। मैं ही बात पूछना चाह रहा हूँ, दोनों लोग तो ही बोल रहे हैं। देखिए, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैंने सवाल किए, प्रधानमंत्री जो आजकल अकबक बोलने लगे उसके बारे में हमारे साथी ने कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला कि वो भैंस वाला बयान, मंगलसूत्र वाला बयान, इसके बाद जो मैंने बोला कि अभी जो है प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि मैं अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। तो ये बताओ कि जो अभी आप कह रहे थे कि मैं धर्म के आधार पर अपने जीते जी आरक्षण नहीं होने दूंगा, आप बताओ, आपको याद होगा मैडम कि इनकी पार्टी और टीडीपी और ये जनसेवा पार्टी जो वहां के एक और 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वहां असेंबली इलेक्शन और आम चुनाव दोनों एक साथ हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इनका बाकायदा घोषणा पत्र जारी किया इन्होंने कि हम बाकायदा मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे और हर साल, हर महीने 5,000 रुपए मस्जिद को मेंटेनेंस के नाम पे देंगे। कर्नाटक में भी यही हुआ। फर्स्ट फेज के दौरान ये सवाल मैंने भी अपनी डिबेट में रखा था, और फिर सेकंड और थर्ड फेज आते टीडीपी को लेकर भी मैंने अपनी डिबेट में सवाल रखा था। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें बोलते हैं, आज सवाल करी जनता कि भैया प्रधानमंत्री जी की बातों में वजन नहीं रहा, अब वो गारंटी चिल्लाते हैं। अब बताओ क्या गारंटी दोगे? 15 लाख पहले वचन भी देते हैं आप लोग बहुत, जुमला हो गया। राहुल जी भी बहुत वचन रोजगार की बात करते हैं, डिबेट बहुत इधर चली जाएगी। 2022 तक गंगा साफ हो रही, जुमला हो गया। 2022 तक समय मेरे पास लिमिटेड है सर। जुमला हो गया। रोहन जी के बाद चंद्रमोहन जी, एक छोटा कमेंट कीजिएगा प्लीज, दोनों अपनी अपनी बात रखिए। मैडम डिबेट का समय बढ़ा लो, बीजेपी वाले आजकल बोल नहीं पा रहे हैं। रोहन जी। पारुल जी, चंचल भाई ने अभी इतना बेहतर आपसे पूछा, ये सारे लोगों के सामने है, और ये जो चीज हो रही है, कहा जा रहा है, ये देश की जनता भी देख रही है। हकीकत ये है, जो भी पत्रकार ग्राउंड पर गए हैं या जो लोग जाते काम करते हैं, सबने बताया कि कुछ महसूस नहीं हो रहा, कोई लहर नहीं है, सब एकदम सन्नाटा है, सबको पता है इनको अभी उखाड़ के फेंकना है, और ये लोग जा रहे हैं। जो चीज 2014 में हुई है ना, वही 2024 में होने जा रही है, बस अब इसका थोड़ा सा रूप अलग है। थैंक यू। चंद्रमोहन चौबे जी।
चलिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद हमसे चौबे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश को लेकर हम 5वें चरण पर चर्चा कर रहे थे। 5वें चरण जहां 14 सीटें हैं, जिनमें से 13 पिछली बार बीजेपी के पास थी, लेकिन अगर समीकरणों को समझिए तो जातिगत फैक्टर बहुत कुछ कहता है और जातिगत फैक्टर को साधने की तमाम दलों ने कोशिश की है। इस बार गठबंधन में बसपा नहीं है, जिसका वोट बैंक अच्छा खासा है, और इस बार वो भी समीकरण बिगाड़ सकती है, परेशानी खड़ी कर सकती है। उन दलों के लिए एक सीट ऐसी भी है जहां पर सपा दोनों के लिए परेशानी, बीएसपी माफ कीजिए, दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। ऐसे में कई सारे बयानात हैं, इन बयानों का कितना फर्क वोटर के जहन पर पड़ता है। और 5 मंत्री इस चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से स्मृति ईरानी हैं, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति हैं, उसके अलावा मोहनलालगंज से कौशल किशोर साहब, भानु प्रताप वर्मा जी हैं, दिनेश प्रताप जी हैं, और खुद राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं। पूछा उनसे भी जा रहा है, अमेठी छोड़ा है। आज सोनिया जी भी थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने राहुल को आपको सौंप दिया है, जीत दिलाई। राहुल कहते हैं अमेठी में कि केएल शर्मा जी को बड़ी लीड दिलाई है, 4-5 लाख से जीत दिलाई है। और ऐसे में बयान के साथ साथ समीकरण भी कहते हैं कि इस बार फाइट टफ होने वाली है। बन रहेगा हमारे साथ 20 तारीख को भी, जब हम होंगे आपके सामने और हर सीट के बारे में बात होगी, हर प्रत्याशी के बारे में बात होगी। मुद्दे तो चल ही रहे हैं सियासी फिजाओं में जो आपके सामने हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।